2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो ये अपने पहले साल में $1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ देश का पहला यूनिकॉर्न बना था और तब से अब तक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 430% से ज्यादा बढ़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आईपीएल अपने ईयरली ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से ही अमेरिकन एनएफएल, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग और एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जैसे जायंट्स लीग्स को बराबर की टक्कर देता है। लेकिन जहां एक साइड पर आईपीएल क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए 140 करोड़ इंडियंस के दिल में इतना क्रेज है, इतना प्यार है, उसी साइड पे दूसरी जगह हमारे देश के बाकी स्पोर्ट्स की हालत बहुत ही खराब है। क्रिकेट पे ज्यादा फोकस, क्रिकेट की ओवर कमर्शियलाइजेशन नहीं, ओवर कमर्शियलाइजेशन इसका सीधा कारण है। तो आखिर इंडियन क्रिकेट इतना रिच, इतना पावरफुल, इतना ओवर शैडोइंग कैसे बना? सबसे पहले इस पावर हाउस से देश के बाकी स्पोर्ट्स पे क्या असर पड़ता है? आज के वीडियो हम इसमें इस डिबेट को अनकवर करेंगे, डिकोड करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उस सवाल को ध्यान से समझ के अपने आर्ग्यूमेंट्स या अपना विचार बनाएं, अपने की वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। तो देखिए, इस डिबेट के दो पहलू हैं, एक अच्छा है और एक बहुत अच्छा नहीं है। हर एक चीज़ के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम दोनों की बात करेंगे। मैं आपके सामने दोनों पक्ष रखूंगा। सबसे पहले, ये जो क्रिकेट की कमर्शियलाइजेशन है, इसके बहुत फायदे भी हैं। क्यों हैं ये फायदे? क्या हैं ये फायदे? सबसे पहले, आज देश में क्रिकेट का जो भी क्रेज हम देखते हैं वो हमेशा से नहीं था। 20वीं सेंचुरी में इंडिया में ग्लोबल लेवल पर फुटबॉल और फील्ड हॉकी के लिए इंडिया जाना जाता था। लेकिन इसमें एक बड़ा मोड़ 2007 में आया जब इंडिया आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप के इनॉग्रल एडिशन का चैंपियन बना। इसके बाद से T20 फॉर्मेट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इसके बाद बीसीसीआई ने इंडिया में फ्रेंचाइज बेस्ड T20 क्रिकेट कंपटीशन का फॉर्मेट लॉन्च कर दिया और ये फॉर्मेट वाज अ रेवोल्यूशन इन क्रिकेट। दिस चेंज्ड द गेम एंटायरली फॉरएवर। और यहीं से देश में आईपीएल की हुई शुरुआत। आज पे कट करें, आज ये एक डेकाकॉर्न बन चुका है जिसकी वैल्यूएशन $11 बिलियन के आसपास है। आईपीएल मैचेस 200 मिलियन से ज्यादा डोमेस्टिक टीवी व्यूअर्स अट्रैक्ट करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज अपने चैनल्स पर आईपीएल को स्ट्रीम करने के लिए बीसीसीआई से इनके स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदती है। बीसीसीआई को 50% से ज्यादा रेवेन्यू मीडिया राइट्स बेचकर ही आता है। इन्हीं रीजंस की वजह से बीसीसीआई क्रिकेट में सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और ये इन्फ्लुएंस हर जगह काम आता है। इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू पे भी है। आईपीएल टूर्नामेंट्स के हर सीजन से 1000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और बाकी टैक्सेस भी शामिल है। दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्री ग्रोथ में। इसके बाद आईपीएल के हर सीजन में 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होते हैं। खासतौर पर मेजर सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली एनसीआर और अहमदाबाद में इवेंट जब होते हैं तो स्टाफ की हैवी डिमांड होती है। ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। आईपीएल के हर सीजन में होस्टिंग सिटीज में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म, ऑक्यूपेंसी रेट्स एकदम शूट कर जाते हैं। आईपीएल की पॉपुलैरिटी मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को भी बहुत बूस्ट देती है। फॉर एग्जांपल, आईपीएल 2023 में टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एड रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसमें कुछ कंपनीज ने 15 से 20 लाख हर 10 सेकंड के स्लॉट के लिए दिए। इस स्पाइक से ब्रॉडकास्टर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे मीडिया और एडवर्टाइजिंग जॉब्स में आपको एक इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद आईपीएल टीम्स की स्पॉन्सरशिप डील्स भी देश में बड़े बिजनेस और ब्रांड्स को बहुत बूस्ट करती हैं। ब्रांड्स की विजिबिलिटी एक अलग लेवल पे चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम की हाई फैन फॉलोइंग के कारण ब्रांड्स इनको स्पॉन्सर करने की रेस में लगे। इसमें 2 तरीके की डील्स होती है, एक टीम स्पॉन्सरशिप और एक टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विमेन आईपीएल जैसे इनिशिएटिव्स भी बहुत मेन स्ट्रीम में अब आने लगे हैं। इसकी वजह से इंडियन विमेन टीम ने 2023 में आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तक पहुंचकर देश का नाम बहुत ऊंचा किया और ये सब एक स्पिन ऑफ ही है इस क्रिकेट की कमर्शियलाइजेशन और क्रेज का। तो अब तक आपने क्रिकेट के ओवर कमर्शियलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देख लिया, लेकिन दूसरी तरफ हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इसके बाद आप अपना माइंड खुद बनाइए कि क्या होना चाहिए और क्या। अब हम आते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स पे। क्रिकेट की ओवर कमर्शियलाइजेशन का सबसे बड़ा इशू ये है कि दूसरे स्पोर्ट्स को ओवरशैडो करता है बहुत ज़्यादा। आईपीएल जैसे फॉर्मेट्स की बदौलत क्रिकेटर्स की इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। टॉप क्रिकेटर्स जैसे विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल मैचेस, एंडोर्समेंट्स वगैरह के थ्रू इतना ज़्यादा अमाउंट कमा लेते हैं कि उसका एक फ्रैक्शन हमारे नॉर्मल एथलीट्स और रेसलर्स टाइप के एथलीट्स को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल 2023 में विराट कोहली की एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, एक साल की इनकम 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट्स के थे। इसी के कंपैरिजन में
एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, सुनील चेत्री जो कि एक बहुत अच्छी इनकम कमा पाते हैं, बट इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। उनकी एनुअल इनकम लगभग 10 से 15 करोड़ के आसपास है, जो उनके फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और एंडोर्समेंट से आती है। ये फिगर क्रिकेट के टॉप स्टार्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जबकि सुनील चेत्री बिल्कुल कटिंग एज पे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स, बेस्ट नोन पर्संस इन इंडियन फुटबॉल हिस्टोरिकली। एक और एग्जांपल देखिए, साक्षी मलिक जो 2016 के रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, उनकी एनुअल इनकम 50 से 60 लाख रुपए भी नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट से 2 करोड़ का रिवॉर्ड भी मिला, लेकिन फिर भी क्रिकेट के प्लेयर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, एकदम फीका पड़ जाता है। और आपको ये रियलाइज होता है कि इतना ज़्यादा फर्क, 100-200 गुना का फर्क है। एक और एग्जांपल लीजिए, राजेंद्र सिंह जो 2019 में अपने रेसलिंग करियर के बाद दिल्ली की सड़कों पे वेंडर का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने करियर में बहुत मेडल जीते, पर उसके बावजूद ये हालत है उनकी। 2021 में इंडिया के टोटल स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स, अगर एक सारे स्पोर्ट्स को लिया जाए, 93% स्पॉन्सरशिप्स क्रिकेट को मिली, 3% फुटबॉल को मिली, 2% कबड्डी को मिली और 2 के आसपास हॉकी को मिली, जो कि जैसे मैं आपको बता दूं इज नॉट इंडिया नेशनल स्पोर्ट। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल स्पोर्ट। इंडिया के स्पोर्ट्स बजट की बात करी जाए तो अपने टोटल नेशनल बजट का 1% स्पोर्ट्स सेक्टर पर खर्चा होता है, और इस बजट का एक बड़ा हिस्सा क्रिकेट को मिल जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि दूसरे स्पोर्ट्स को जितनी ग्रोथ मिल सकती है उतनी नहीं मिलती है, जाहिर सी बात है। अब दोनों पक्ष आपके सामने रखने के बाद मेरा एक सवाल है, क्या इंडिया एक सीरियस स्पोर्टिंग नेशन बनना चाहता है कि इंडिया एक सीरियस क्रिकेट लविंग नेशन बन के खुश है? क्योंकि अगर कोई स्पोर्टिंग नेशन बनना चाहता है तो हर स्पोर्ट्स पे ध्यान होता है, और ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस में वो साफ साफ दिखता है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसी पेरिस ओलंपिक्स का ले लीजिए। चाइना ने 38 गोल्ड जीते, यूएस ने उससे भी ज़्यादा जीते, इंडिया ने एक भी गोल्ड नहीं। ये दिखाता है, बड़ा क्लियरली पता चलता है कि हमारी एस्पिरेशन में और हमारी रियलिटी में कितना ज़्यादा बड़ा फ़र्क। ये 6-7 मेडल से 38 मेडल की जो जर्नी है, ये बहुत बहुत लंबी जर्नी है, और ये दिखाती है कि अंदर क्या हो रहा है। अल्टीमेटली क्रिकेट का जो सक्सेस है या उसकी ओवर कमर्शलाइजेशन है, वो हमारे लिए केस स्टडी भी है, जिसको हमको किसी तरीके से रेप्लिकेट करना होगा बाकी स्पोर्ट्स में। क्या ये रेप्लिकेबल है बाकी स्पोर्ट्स में, और अगर है तो है कैसे? इसमें आपका क्या रोल होगा, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, और ये होगा कैसे? आइए उसको देखते हैं। ऐसा करने के लिए कुछ स्टेप्स तो गवर्नमेंट को लेने होंगे। कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ले भी रही है, जैसे कि एक यूनिफाइड नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, एक यूनिफाइड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी अभी बनी है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी तक नहीं थी, बट एक यूनिफाइड नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के ड्राफ्ट पे काम चालू हो चुका है। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट ऑन पेपर देखने में, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी हैं बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करने के, स्पोर्ट्स के ग्लोबल हब्स बनाने के, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेड। पॉलिसी बनाना आसान होता है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उस पॉलिसी को एक्चुअली में अच्छे से एग्जीक्यूट करा गया, इम्प्लीमेंट करा गया, तो कुछ हद तक हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं और उसमें हम कुछ एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। एक और सजेशन है जिससे बाकी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फ्लो कर सकता है, जो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर सकती है। नॉन क्रिकेट एथलीट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जा सकता है, जो कि प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिवाइज करे। अब प्राइवेट कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के पास CSR फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर नॉन क्रिकेट एथलीट्स की स्पॉन्सरशिप को इंक्लूड कर दिया जाए तो उनके लिए एक इंसेंटिव हो जाता है कि वो इसको प्रमोट करें। दैट कैन बी वन वे जिससे हम इस कैपिटल इनफ्लो को इन्हांस कर सकते हैं क्रिकेट के अलावा के स्पोर्ट्स में। और इन्हीं लाइंस पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मीडिया ब्रॉडकास्टर्स को भी इंसेंटिवाइज कर सकती है कि बाकी स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग हो, और भी स्पोर्टिंग लीग्स हैं इंडिया में जिनको प्रमोट किया जा सकता है, जैसे प्रो कबड्डी लीग, इंडिया सुपर लीग, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। इनको प्राइम टाइम कवरेज अगर दी जाए तो ऑब्वियसली जितनी व्यूअरशिप बढ़ेगी उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतनी इन्वेस्टमेंट आएगी इन स्पोर्ट्स में। एक अच्छा एग्जाम्पल जो कि हमारे देश में सक्सेसफुल रहा है वो है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम ने नीरज चोपड़ा और PV सिंधु जैसे एथलीट्स को सपोर्ट किया, और उसको बॉक्सिंग और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स तक एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। इसके साथ गवर्नमेंट अपने 40,000 करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एक पर्टिकुलर शेयर नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए एलोकेट कर सकती है स्पेसिफिकली। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे फुटबॉल पॉपुलर है, आर्चरी पॉपुलर है, वहाँ पर हब्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर फोकस करा जा सकता है इन अलग स्पोर्ट्स की वजह से जो ऑलरेडी वहाँ की स्ट्रेंथ है। हरियाणा में रेसलिंग, बॉक्सिंग, केरला में एथलेटिक्स,
और ऐसे डिसेंट्रलाइज करके एक्सपोर्टिंग कल्चर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से उठाया जा सकता है। तो अगर हमारी एस्पिरेशन है कि हम एक ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे, उसको दिखाने का एक बहुत अहम और बहुत हिस्टोरिकल तरीका होता है स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स इज प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस, ऑफ ह्यूमन एथलेटिक परफॉर्मेंस। इफ एन इंडियन एथलीट विन्स अ गोल्ड एंड दे विन मल्टीपल गोल्ड्स इन मल्टीपल इवेंट्स, इट शोज दैट इंडियन किसी से कम नहीं है। और ओलंपिक्स या स्पोर्ट्स एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा मीडियम होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। हम कंपेयर करते हैं कि कौन किससे बेहतर है, क्योंकि वो एक मेरिट बेस्ड कंपटीशन होता है जो सब दुनिया देखती है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू डू मच बेटर इन अदर स्पोर्ट्स। बट बात सिर्फ गवर्नमेंट सजेशंस और क्रिटिसिजम्स और डिबेट पे खत्म नहीं होती। टू सम एक्सटेंड एंड टू अ लार्ज एक्सटेंड इसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। हम हैं व्यूअर्स, हम हैं वो लोग जो अपने अटेंशन देते हैं। It is us who decide whether that attention goes only to cricket, whether that goes only to other sports, and how we distribute it. Ultimate power is with us, the viewers. आप अपने माइंड में डिसाइड करें कि आप कहाँ पर अपनी अटेंशन देना चाहते हैं और किस हिसाब से ये जान के डिसाइड करें कि दैट डिसीजन मैटर्स। अगर वो डिसीजंस बहुत लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी चीज़ को हम सोशल चेंज कहते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंसाइट मिली और आपको ये फील हुआ, सबसे इंपॉर्टेंटली जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कि हमारे रोल क्या है इस पूरी की पूरे डिबेट में। हम पैसिव व्यूअर्स नहीं हैं, हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं इस सोशल चेंज में। अगर आप उस सोशल चेंज में पार्टिसिपेट करते हो, देन आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू स्प्रेड द मैसेज एंड यू गिव योर अटेंशन टू अदर स्पोर्ट्स एंड लेट अस बिकम अ ट्रू ग्लोबल पावर, जो हर इंडियन एक्चुअली में बनना चाहता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।